हेलो एवरीवन, अभिनंदिता एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लेके आए हैं यूपी टेट के, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सच्चे महान शिक्षक से देखना अध्ययन नहीं बल्कि खोज है, और एक प्रेरित शिष्य के लिए 1000 दिन एक दिन के समान लगते हैं। एक शिक्षक से जो भी हम अध्ययन, ज्ञान, विवेक जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो भी शिक्षा हम पाते हैं, वो हमारी एक शिक्षा के साथ साथ एक खोज बनती जाती है। क्योंकि एक जिज्ञासु जो शिष्य होता है, वो हर एक चीज़ के बारे में इतना जानना चाहता है कि वो उसके प्रति इतना प्रेरित हो जाता है कि उसको हर एक दिन बहुत एक मिनट कम लगते रहते हैं। तो चलिए, सभी जिज्ञासु स्टूडेंट जो भी हैं, हमारे जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का आनंद लेते हैं। अभिनंदिता एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, जो हमें आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पहला ऑप्शन हमारा रहने वाला है स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सब क्वेश्चन, उसे देखें और कमेंट में इसका आंसर दें। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा देती हूँ। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर जी ने, हेगार्टी जी ने, थॉर्नडाइक जी ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थॉर्नडाइक जी को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं और गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर गेस्टाल्टवादी का ही लगाएंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के अंतर्गत थॉर्नडाइक आते हैं। अगर ये टॉपिक जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक इस विकल्प में नहीं होता, तब हम इस थॉर्नडाइक को मानते। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक रहने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। तो इसकी माध्यिका क्या रहने वाली है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे। सबसे पहला आंसर 9.5, दूसरा भी है 10, सी 8, डी 9। तो हमारी माध्यिका क्या रहने वाली है, जल्दी जल्दी ज्ञात करके सभी जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो माध्यिका रहने वाली है वो 9.5 रहेगी। हम माध्यिका सभी संख्याओं के माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब आगे अपना क्वेश्चन अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। ड्रॉ-ए-मैन परीक्षण, ऑप्शन बी रेवन का परीक्षण, ऑप्शन सी टीएटी, ऑप्शन डी 16 पीएफ परीक्षण। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो होगा 16 पीएफ, क्योंकि ये सभी बाकी के सभी जो टीएटी परीक्षण, रेवन का परीक्षण, ड्रॉ-ए-मैन परीक्षण है, ये सभी परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण हैं, जिसमें ये 16 पीएफ नहीं आते। तो हमारा सही आंसर डी रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में आते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी है। करने में क्या आता है, चिंतन है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे चिंतन है, विस्मरण है, धारण है या स्मरण है। सीखी हुई बात को जब भी हम धारण करते हैं और पुनः याद करने हैं, उसको क्या कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो हमारा स्मरण है। ये सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ टाइपिंग का भी मिस्टेक है,
तो देख लेंगे आप सभी, लेकिन सही आंसर हमको स्मरण लगता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कल्पना, सामान्यीकरण, डावलोकन। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये अवलोकन होगा, ये गलत है, ये यहाँ पे अवलोकन होगा। ठीक है। प्रयोग, आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन शामिल नहीं है हमारा? देखिए कल्पना, सामान्यीकरण, अवलोकन, प्रयोग। तो हमारी जो आगमनात्मक तर्क के स्तर में कल्पना नहीं आती है, हमारा सही आंसर कल्पना रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ड्रेबर ने की है, डीबी ने की है, वुडवर्थ ने की है, रॉस ने की है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पे वुडवर्थ जी ने की है। हमारा सही आंसर रहने वाला है वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम सही से लिख बताते हैं, इसको किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर रहेगा हमारा मानसिक, ये और ये शारीरिक, इस तरह से ये यहाँ पर गुणा 100। ठीक है, ये हमारा सही हल करने का तरीका है, ये हमारा सूत्र सही सूत्र है। तो आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, वातावरण। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर से हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है, जो प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए वंशानुक्रम शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है, खेल तथा व्यायाम भी कर सकता है, ये भी सही है। वातावरण भी सही कर, ये भी है, क्योंकि हमारे ऊपर शारीरिक मानसिक हर जगह का वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा सही आंसर इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? मंदबुद्धि बालक का जो प्रशिक्षण योग्य आईक्यू होता है मंदबुद्धि का कितना होता है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प देखेंगे। पहला ऑप्शन 35 एवं निम्न, 36 से 49, 70 से 59, 79, 50 से 69। तो इसमें से सभी बच्चे कमेंट करके इसका जवाब दें। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालक के लिए क्या है? तो हमारा 35 एवं निम्न है। 35 से जो नीचे का आईक्यू वाला बालक है वो सभी मंदबुद्धि आईक्यू लेवल में आते हैं। तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो देखिए 5 वर्ष का जो है जो बालक है, इसकी जब भी हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे मानसिक इसके सूत्र पे रख के, जो हमारा सूत्र रहने वाला है मानसिक, ठीक है, बटा ये वास्तविक और ये 100। ठीक है, इस सूत्र पे रख के जब भी हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 160। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? पहला ऑप्शन मूर्त संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक कामक अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था हमारा जो पूछा गया है उसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो हमारा होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रिय अवस्था। हमारा सही आंसर रहने वाला है पूर्व संक्रिय अवस्था। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? हमारा पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? सबसे उत्तम परीक्षणों में से सबसे पहले क्या अलग है? वो हमारी है अभिक्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सब एक वैज्ञानिक परीक्षण अथवा एक उत्तम परीक्षण के कुछ अपेक्षित गुण होते हैं जो विशेषता कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो है वो विश्वसनीयता आती है, दूसरे नंबर वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमापीकरण, व्यवहारिकता, व्यापकता। ये सभी हमारी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन देखेंगे बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक तरच। ये गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिख उठा है टाइपिंग। ये एक तत्व, ठीक है, ये नहीं है, ये तत्व, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा होगा द्वितत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है फिर से देखेंगे कौन सा बुद्धि का सिद्धांत। यहाँ पे हमें बुद्धि का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो हमारा जो सिद्धांत होगा वो होगा द्वितत्व का सिद्धांत। ये सही ऑप्शन होगा, द्वितत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन भी कर रखा है जिससे आपको समझ में भी आ जाए, आपके जो क्वेश्चन है उसका सही समझ में भी आ जाए। तो देखिए बुद्धि के स्वरूप की पूर्ण रूपेण व्याख्या करने व उसे समझने के लिए बुद्धि के कई सिद्धांत दिए सहायक हैं। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का समर्थन, देखिए जो एक कारक का सिद्धांत है उसे समर्थन बिने तथा टर्मन तथा स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिकों ने दिया। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है, ना कि बुद्धि से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो प्रत्यागमन, ये हमारा बुद्धि का से संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, ये ठीक है थायराइड ग्रंथि। दूसरा लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगी लार ग्रंथि, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा हुआ है आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले जो ऊतक कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये देखिए पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थायनस और जनन ग्रंथियाँ ये हमारे शरीर के अंतःस्रावी अंग है, जबकि लार
ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन लार ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियावस्था, दूसरा ऑप्शन पूर्व संक्रियावस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन डी होगा औपचारिक संक्रियावस्था। हमारा जो क्वेश्चन है फिर से एक बार देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है मूर्त संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था। तो यहाँ पे देखेंगे हम आपके लिए यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं यूपी टेट में, तो आप सभी को इसको अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन इसीलिए कर रखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष की होती है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की है, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। तो देखिए ये सभी आप सभी नोट कर लें इसे और इसे याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूपी टेट के क्वेश्चन में आते रहते हैं पेपर में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे भी शायद टाइपिंग कुछ मिस्टेक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो यहाँ पे भी शायद ये रिपीट हुआ वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही होने वाला है 160। ठीक है, हल कर लेंगे एक बार, देख लेंगे उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है चिंतन, संज्ञान, संवेदना, संवेग। तो यहाँ पे देखेंगे चिंतन हमारा सही आंसर रहने वाला है। या कमेंट करके सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किन्होंने? स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला देखेंगे, रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिक्षमता का, व्यक्तित्व का, रुचि का, बुद्धि का। ब्लड टेस्ट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसका मेंशन भी कर रखा है। व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी परीक्षणों में स्याही धब्बों से व्यक्तित्व को मूल्यांकन की रोसार्क विधि एक बहुप्रचलित और सुविख्यात विधि है। इस परीक्षण के निर्माता स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हर्मन शॉक जी हैं, जिन्होंने शॉक नहीं, ये रोसार्क, ठीक है, हर्मन रोसार्क, जिन्होंने रोगियों की नैदानिक चिकित्सा हेतु वर्ष 1911 में स्याही धब्बा की प्राविधि उपस्थिति की। स्याही धब्बों रोगियों के व्यक्तित्व के गुण रहस्य को समझने के लिए रोसार्क प्रणाली बहुत जल्द विश्वविख्यात हो गई थी। तो किसके लिए है रोसार्क इंक ब्लैक? व्यक्तित्व के लिए। तो हमारा सही आंसर रहना है ना व्यक्तित्व के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विस्मृति का कारण नहीं है सीखने की दोषपूर्ण विधियां, मानसिक द्वंद्व, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति का कारण नहीं है, क्या नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है वो हमारा सीखने की दोषपूर्ण विधियां, मानसिक द्वंद्व, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, ये हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
ये देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने, असफलता को विस्मृति कहते हैं। सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियों के कारण विस्मृति होती है। जबकि स्मरण करने की इच्छा, देखिए यहाँ पे स्मरण करने की जो इच्छा है उससे विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए स्मरण करने की इच्छा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखेंगे संभाव्यता, ज्यामिति, सांख्यिकी, गणित। चलिए देखिए फिर से आंसर एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है संभाव्यता, ज्यामिति, सांख्यिकी, गणित। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है सांख्यिकी। इसके देखिए, सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वात का अध्ययन करती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा सांख्यिकी। आगे हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पहला ऑप्शन देखेंगे प्रायोगिकरण, अंतर्दर्शन, निरीक्षण, बहिर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहने वाला है हमारा होगा प्रायोगिकरण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? मनोलैंगिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से। सभी बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देंगे है। आगे देखेंगे, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिरुचि के, अभिक्षमता के, बुद्धि के, व्यक्तित्व के। जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ये हमारा व्यक्तित्व मापने के लिए परीक्षण है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे उसका भी मेंशन कर रखा है, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अंतर्मन की बातें। देखिए यहाँ पे ये चीजें गलत हो गई हैं, ये है अंतर्मन। ठीक है, ये हमारा अंतर्मन बातों को ज्ञात किया, इससे अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के मान आमित किया जाता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण भी प्रकोपीय। देखिए ये भी यहाँ पे भी मिस्टेक है। इसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, क्लाउड पिक्चर जो परीक्षण है उसे व्यक्तित्व के लिए नापा जाता है, ये भी मिस्टेक है। चलिए आगे देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, अब सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल मनुष्यों में, कैनाल, चूहे तथा बिल्लियों में। देखिए यहाँ पे जो ये गलत टाइपिंग हुई है, ये अभी प्राणियों में नहीं, ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर भी रहने वाला है वो भी ऑप्शन रहने वाला है, सभी जन्मजात व प्राकृतिक में होती है मूल प्रवृत्ति। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पे उत्तर भी दे भी रखा है। ये देखिए इसका मेंशन भी हमने कर रखा है। मूल प्रवृत्ति मानसिक और शारीरिक के मध्य की अवधारणा है, क्योंकि जहाँ एक और शरीर से संबंधित होती है वहीं दूसरी ओर वह उत्तेजना की मानसिक प्रतिनिधि है। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती हैं तथा ये जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियाँ सभी में होती हैं, चाहे जो भी प्राणी हो। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। देखिए, ये सभी को पता होना चाहिए। ये यूपी टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन रहने वाला है, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे तो हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। देखिए, हम इसका नीचे मेंशन भी दे रखे होंगे। चलिए देखते हैं, ताकि आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को भूलकर, देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग ये मिस्टेक है, को बना दिया। अतः संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो इसे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार हर परीक्षा में आता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस्मन ने व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इनमें से सभी अंडकाय, देखिए ये भी है, ये अंडकाय है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे अंडकाय, ठीक है, सुडौलकाय, और जो हमारा अगला ऑप्शन रहने वाला है वो गोलकाय, ठीक है। ये यहाँ पे सब मिस्टेक ही है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी क्रिस्मन ने बता रखे हैं, क्रिस्मस ने, ठीक है। आगे देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए वही प्रश्न बार बार बताया गया है। आगे देखेंगे, टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? मूल्य का, बौद्धिक क्षमता का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी दे रखा है, जो कि ये मिस्टेक है, इसको ये देखेंगे, अभिक्षमता हमारी सही उत्तर, क्योंकि ये हमारी अभिक्षमता परीक्षण है, टेस्ट है जो हम देने वाले हैं। जो हमारी यूपी टेट की परीक्षा है उसी के बारे में पूछा गया है कि ये परीक्षा किसके मापन के लिए की गई है। तो ये अभिक्षमता को मापने के लिए एक परीक्षण है, जिसको हम सभी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? सृजनात्मकता को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को, या फिर स्मृति को? संघनन का सिद्धांत, देखिए हमने नीचे इसका मेंशन भी कर रखा है, इसका सही आंसर होगा हमारा रुचि का, ठीक है। ये देखिए हमने इसका नीचे ही रखा है। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, पूर्व में एक बार सीखी गई, देखिए यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, ठीक है। पुनः स्मरण करने, एक बार जो सीखी गई शिक्षा होती है उसे पुनः स्मरण करना स्मृति कहलाती है, ठीक है। तो हमारा ये सभी आज के सभी क्वेश्चन रहे, और अब हमारे अगले क्वेश्चन की वीडियो के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हम उसे लेकर आते हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारी अगली वीडियो जब भी आए, आप सभी हमारे अभिनंदिता एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों में, साथियों में शेयर करें, जिससे हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए भाई, जय हिंद।